Essay 250, that is consideration of law and regulation in an audit of financial statement. Primary responsibility for the compliance of law and regulations किसकी है? Management and governing body की. For that purpose, management is required to make certain policies. Management is required to design certain procedures for the ensuring the compliance of law and regulation. तो सबसे पहले तो हमें उस एक टॉपिक को पढ़ना है, मैनेजमेंट किस तरीके से लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए स्टेप्स ले सकती है. देयर आफ्टर ऑडिटर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू कंप्लायंस एंड लॉ, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन. फॉर दैट पर्पस इस स्टैंडर्ड ने सारे लॉ एंड रेगुलेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कैटेगरी नंबर 1, वो लॉ एंड रेगुलेशन जो एंटिटी के ऊपर अप्लाई होते हैं एंड डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. सेकंड, वो लॉ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते बट दे आर फंडामेंटल टू द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी. तो दो कैटेगरीज में हमने सारे लॉ को डिवाइड किया है एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स. जो लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इन रिलेशन टू दोज लॉ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू कलेक्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज टू देयर कंप्लायंस. बट इन रिलेशन टू अदर लॉज, auditor is not required to perform the detailed procedure, rather he is required to perform limited procedure. और वहां पर उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उसको कंप्लायंस को इंश्योर करना है, लिमिटेड प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके वो उस चीज को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है क्या बेस्ड अपॉन द लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर क्या कोई नॉन कंप्लायंस का इंस्टांस उसके सामने आया क्या. यदि कोई नॉन कंप्लायंस का इंस्टांस उसके सामने नहीं आया, दैट्स ओके. यहां पर वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रहा कि क्या लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हुए या नहीं हुए, बिकॉज दीज लॉ डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर द सेकेंडरी लॉज. एंड इफ any non-compliance is identified by the auditor, what will be the auditor's procedure and what are the reporting requirement. और फिर एक theoretical topic और आएगा, that is what are the indicators जिससे ऑडिटर को लगता है कि लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस के चांसेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो इस स्टैंडर्ड के अंदर दो तो आपके थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जिन पर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. पहला क्वेश्चन बनेगा वो स्टेप्स, प्रोसीजर्स, एक्टिविटीज बताइए जिनके थ्रू मैनेजमेंट लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए, मैनेजमेंट लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस के लिए काम करती है. और दूसरा, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर ऑडिटर माइट आइडेंटिफाई दैट इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस मे बी देयर. तो पहले तो मैं उन्हीं दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन is the duty of management and TCWG and may be performed through number 1, monitoring the legal requirement and ensure that operating procedures are designed to meet these requirements. तो पहली काम जो मैनेजमेंट को करना है that is to monitor the legal requirements. नंबर 2, to institute and operate appropriate systems of internal control. Number 3, to develop, publicize and follow a code of conduct. Number 4, give the employees appropriate training and let them understand the code of conduct. Monitoring the compliance with the code of conduct and take action to discipline the employees who fail to comply with the code of conduct. Engaging the legal advisors to assist in monitoring legal requirements, maintaining a register of significant law and regulation which the entity has to comply. So these are few activities जिनके थ्रू मैनेजमेंट लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए स्टेप्स लेती है. दूसरी चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है पहले, वो है कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे ऑडिटर को आइडिया लग सकता है दैट देयर माइट बी इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस. इंडिकेटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर.
any investigation by regulatory body, payment of any fines or penalties, payment for unspecified services to consultants, related parties, excessive sale commissions, purchasing at price significantly above or below the market price, unusual payments in cash, unusual payments towards legal and retainership fees, payment without proper exchange control documentation, existence of an information system which failed to provide an adequate audit trail, unauthorized or improperly recorded transactions, adverse media comments. So these are the topics जो आपको लर्न करने हैं, जो इंडिकेटर हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के। अब बात करते हैं मेन स्टैंडर्ड की। थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, ये सिर्फ रैपिड रिवीजन सेशन है, जहां पर मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि आप सोचे कि हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की डिटेल तो हम रेगुलर क्लासेस के अंदर कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज द टाइम कि हमें एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, कौन सी चीजें हमें लर्न करनी है, कौन सी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो उसी पर्सपेक्टिव से जो चीजें थ्योरेटिकल हैं बट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जिससे केस स्टडीज फ्रेम होती है, उसको मैंने चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, सो दैट आप इजिली उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, और एग्जाम में कोई केस स्टडी आती है तो उसको रिलेट करके आप अकॉर्डिंगली अपने आंसर को दे सके। सो ये तो हो गए हमारे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स जिनको आपको लर्न करना है। नंबर 1, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एंड इंडिकेटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, ऑडिटर की जिम्मेदारियां। ऑडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन a general understanding of legal and regulatory framework applicable over the entity, understanding of compliance by the entity of that framework। तो बेसिकली यहां पर ऑडिटर ने क्या काम किया, ये आरएपी परफॉर्म किया। जहां पर भी वर्ड अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसके थ्रू ऑडिटर उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट माइट एग्जिस्ट। Now, specific responsibilities. Specific responsibilities in a relation to two categories of law. First one, those law and regulations that have a direct effect on the determination of material amount and disclosures in the financial statement. और फिर आती है second category, other law and regulation that do not affect the amount and disclosures in the financial statement, but compliance with which might be फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इन रिलेशन टू दिस लॉ, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ सच लॉ एंड रेगुलेशंस। But in a relation to other laws that do not have the direct effect on the determination of material amount and disclosures in the financial statement, but that are fundamental to operating aspects, in a relation to those laws, auditor को क्या करना है? In a relation to these laws, auditor is required to perform limited procedures, not detailed procedure, रादर लिमिटेड प्रोसीजर्स उसको परफॉर्म करने हैं। और उस लिमिटेड प्रोसीजर्स में दो मेन प्रोसीजर आ जाते हैं। वन इज टू इंक्वायर द मैनेजमेंट एंड नंबर 2 टू इंस्पेक्ट द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। बेस्ड अपॉन दैट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई वेदर एनी नॉन कंप्लायंस इज देयर। नॉन कंप्लायंस नहीं है, इट्स ओके, एज्यूम कर लो कंप्लायंस हुआ होगा, एज्यूम, एविडेंस नहीं है आपके पास कंप्लायंस के भी, तो इसका मतलब मैंने कोई गलती कर दी? नो, बिकॉज दिस लॉ डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड प्राइमरली आई एम कंसर्न्ड विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? इन एडिशन टू दैट, auditor is required to obtain a written representation from the management and TCWG that all instances of non-compliance or suspected non-compliance have been disclosed to the
auditor. Now, if after performing these procedures, auditor is of the opinion that auditor identify any non-compliance or he have the suspicion about any non-compliance, under that situation auditor की duties क्या है? Audit procedure in case any non-compliance is suspected or identified. Obtain अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट. नॉन कंप्लायंस किस चीज का है? सर्कमस्टांसिस जिनके अंडर ये नॉन कंप्लायंस हुआ, इस नॉन कंप्लायंस का क्या इफेक्ट आएगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑब्टेन लीगल एडवाइस इफ रिक्वायर्ड. These are the procedures, these are the steps, these are the activities which auditor is required to perform in relation to instances of non-compliance of law and regulations. In addition to that, auditor की reporting responsibilities क्या है? First one, to TCWG. Auditor TCWG को क्या बताएगा? कौन से मैटर हैं जहां पर नॉन कंप्लायंस हुआ है, और यदि टीसीडब्ल्यूजी ही इन्वॉल्व है तो टीसीडब्ल्यूजी की यदि कोई हायर लेवल की अथॉरिटी है तो उसको बताइए, अदरवाइज टेक लीगल एडवाइस, यदि टीसीडब्ल्यूजी ही सबसे हायर लेवल के ऊपर थे. नंबर 2 पर बात आ जाती है ऑडिटर रिपोर्ट की. यदि लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है एंड ऑडिटर इज हैविंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन दिस रिगार्ड, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू अ मॉडिफाइड रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द परवेसिवनेस ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट. इफ misstatement is material but not pervasive, issue qualified report, but if the effect is pervasive also, then issue adverse report. But if auditor is not been able to conclude the effect of non-compliance on the financial statement because of the limitations imposed by management ने limitations imposed कर दी, issue qualified या disclaimer based upon the pervasiveness of the information that has not been provided to him. But if the limitation is not imposed by the management, rather the limitation is imposed by the circumstances, consider the effect on the audit report. जो उसको करना चाहिए, क्या करे वो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ये उसको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पर खुद डिसाइड करना पड़ेगा. फिर बात आ जाती है whether auditor is required to inform the non-compliance of law and regulation to regulatory and enforcement authorities if it is required by law. If it is required by law, यदि लॉ में रिक्वायर्ड है कि कोई भी नॉन कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन का आपको मिलता है, बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट इट टू द अथॉरिटीज, तो आपको कम्युनिकेट करना है, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल हमारे साथ अप्लाई होता है एंड वी हैव द प्रिविलेज एज अ ऑडिटर, वी हैव द प्रिविलेज कि हम अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन किसी के साथ एज सच शेयर नहीं करेंगे. सो दिस इज अबाउट SA 250.